हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं नाटक एक और द्रोणाचार्य। इस नाटक को हम पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। मूल पुस्तक से हम इसे देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं, जानते हैं सबसे पहले एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन वर्ष और इसके जो नाटककार हैं शंकर शेष का जन्म जो है वो 1933 ईस्वी में हुआ है। प्रकाशन वर्ष इसका है 1977 ईस्वी में। और ये जो नाटक है आपका HPSC एग्ज़ाम में इसका प्रकाशन वर्ष आया हुआ था लगाने के लिए, ठीक है। 1977 में ये नाटक लिखा गया है। कुल इसके 2 अंक हैं, एक इसका पूर्वार्ध है, एक इसका उत्तरार्ध है। अगर दृश्यों की बात करें तो इसमें जो है वो कुल आपके 11 दृश्य आते हैं। कुल पात्रों की बात करें तो कुल 26 पात्र इस नाटक में आपके आते हैं। पौराणिक पात्र इसमें जो हैं वो आपके 11 हैं और कुछ गौण पात्र जो हैं वो आपके 4 जो है इसमें गौण पात्र आते हैं। नाटक 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वार्ध में आपके जो हैं वो 4 दृश्य हैं, उत्तरार्ध में आपके 7 दृश्य हैं। याद रखना, पूर्वार्ध में 4 और उत्तरार्ध में आपके जो है वो 7 दृश्य हैं, ठीक है। कलकत्ता की अनामिका नाट्य संस्था ने इसे सन 1975 में श्रेष्ठ नाट्य कृति भी घोषित किया है, ठीक है। कौन सी संस्था है? कलकत्ता की अनामिका आपकी जो है वो संस्था है। इसमें 2 कथाएं समांतर रूप से चलती हैं, द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा। नाटक के पात्र आपके आधुनिक पात्र हैं। पुरुष की बात करें सबसे पहले अरविंद आते हैं, जो कि महाविद्यालय का प्रोफेसर है। आधुनिक द्रोणाचार्य इसी को ही कहा गया है। फिर आपके यद्दू आते हैं। यद्दू जो है इसके दोस्त है ये, ठीक है। ये इन्हीं के साथ जो है वो इनके जूनियर प्रोफेसर हैं। प्रिंसिपल आते हैं कॉलेज के, ये प्राचार्य हैं। इनकी उम्र याद रखनी है, इनकी उम्र जो है ये 60 वर्ष की है। प्रेसिडेंट आता है कॉलेज के मालिक राजकुमार का पिता, याद रखना है, ठीक है। कॉलेज के मालिक राजकुमार का पिता। विमलेंदु आते हैं, पुराना शिक्षक है जो कि नाटक में मरा हुआ पात्र है, लेकिन विमलेंदु प्रेत के रूप में अरविंद से संवाद भी करता है। इसे भी इसीलिए मार दिया जाता है विमलेंदु, क्योंकि इसने भी किसी बच्चे को जो है वो नकल करते हुए पकड़ा था, जिसके एवज में आके जो था इसको मार दिया जाता है। राजकुमार है, छात्र और प्रेसिडेंट का बेटा है। एक छात्र है ये और प्रेसिडेंट का बेटा है। चंदू है, समझदार और सचित्र छात्र हैं। अरविंद का प्रिय शिष्य है और इसकी जो उम्र होती है ये इसकी 20 वर्ष जो है इसकी उम्र है। पेन ले लेती हूँ, ठीक है, 20 वर्ष है ना। फिर जज आते हैं और वकील आते हैं। स्त्री पात्रों की बात करें तो लीला आती है जो कि अरविंद की पत्नी है। अनुराधा है जो कि चंदू की प्रेमिका है और अरविंद के कॉलेज की छात्र है। इसकी भी उम्र जो है वो आपकी 20 वर्ष ही है। पौराणिक छात्रों के पात्रों की बात करें तो द्रोणाचार्य हैं, गुरु हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर सैनिक आदि हैं, है ना, ठीक है। तो आगे जल्दी से इसको शुरू करते की बात करें तो सबसे पहले पूर्वार्ध आता है इसका। लीला है, इसमें अरविंद हैं, ठीक है। जैसे जैसे पात्र आते जाएंगे वैसे उनको हाईलाइट करते चलेंगे। पूर्वार्ध की बात करें, लीला लाइट तो जला लेते, बढ़कर स्विच ऑन करती है। अंधेरे में दम कैसे नहीं घुटता तुम्हारा। विराम टेबल पर से चाय खाली कप उठाती हुई, जानते हो शक्कर क्या भाव चल रही है? पूरे 400 हो गई, पूरे 4 हो गई। अरविंद, जैसे सुन नहीं रहा हूँ। लीला सिगरेट के टुकड़ों को उठाती हुई, कितनी बार कहा है एस्ट्रे ले लिया करो, झाड़ू मार मार कर कमर तो मेरी ही टूटती है ना। अरविंद, ले लिया करूँगा। लीला, और राशन कार्ड बन गया? नहीं बनाना, गए भी थे। परवाह किसको है? माँ का ऑपरेशन कब तय हुआ है? इसका मतलब अस्पताल गए? अकेले कहाँ कहाँ मरूंगी। बोलते क्यों नहीं कुछ, क्या हो गया है तुम्हें? अरविंद, कुछ नहीं। लीला कॉपियाँ देखकर, सिन्हा का काम किया था या नहीं? नहीं किया ना। अरविंद फिर चुप। सारी आफत मेरे सिर, नहीं बढ़ाए नंबर तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो? अरविंद, क्या एहसान लिया? लीला, जाहिर है तुमने फेल कर दिया उसे, मैंने तो सिफारिश की थी और कोई करता तो। अरविंद, क्या एहसान लिया? लीला, जाहिर है तुमने फेल कर दिया उसे, मैंने जो सिफारिश की थी और कोई करता तो कहते। अरविंद, क्या चाहती हो? लीला तीखे स्वर में, उसे क्या जवाब दूंगी? वे अपने अफसर को क्या जवाब देगा? उसके प्रमोशन का क्या होगा? अरविंद, लड़का पास होने लायक नहीं था तो मैं क्या करूं? लीला, पास होने लायक होता तो तुमसे क्या कहता ही क्यों? सिन्हा क्या कहेगा? सोचा भी है? अच्छे एहसान फरामोश लोग हैं।
सोचेगा अच्छे एहसान फरामोश लोग हैं। अरविंद, क्या एहसान फरामोशी की मैंने? लीला, तुम्हें ये नौकरी किसके कारण मिली? ये मकान, अस्पताल में सुविधाएं कौन दिला रहा है? 2 नंबर बढ़ा ही देते तो कौन सा आसमान फट जाता। अरविंद, अब चुप भी रहोगी? लीला, चुप रहने के अलावा किया क्या है आज तक? तुम जाकर बैठो हरिश्चंद्र के खाली आसन पर। यद्दू आता है। अरविंद का हम उम्र चेहरे पर उद्गिनता। अब यद्दू का प्रवेश होता है। ठीक है, अरविंद, लीला, यद्दू, है ना। यद्दू आता है। यद्दू अरविंद का हमसफ़र है। जानते हो शहर में क्या खबरें फैल रही हैं? लीला, कैसी खबरें? यद्दू अरविंद से, सुबह जो कुछ हुआ क्या सच है? लीला, क्या हुआ सुबह? मुझे भी नहीं बताया। यद्दू, अब क्या बताऊं भाभी, बदकिस्मती से मैं आज कॉलेज नहीं जा पाया और इस साले ने मुसीबत खड़ी कर दी। लीला, आखिर हो क्या गया? यद्दू, जानती हो आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को ही नकल करते हुए धर दबोचा। लीला, यानी राजकुमार को? यद्दू, हाँ, राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी अकल पर पत्थर क्यों पड़ जाते हैं? अरविंद, छुरा सामने रखकर नकल जो कर रहा था कैसे छोड़ देता? यद्दू, अब तुम ही बचे हो साले ईमानदारी और सच्चाई की औलाद। आराम से रहना किस्मत में बदा तो तब ना। लीला अरविंद से, तुम्हें क्या गरज पड़ी थी? कर रहा था नकल, करने देते, क्या बिगड़ जाता? अरविंद, देख कर तो मक्खी निगल नहीं सकता। लीला, तो फिर क्या झगड़ा होगा? यदु, और नहीं तो क्या, इस बार तो अच्छी खासी मार काट होगी। लीला, और उसकी जिम्मेदारी थोपी जाएगी उसके सिर। इतना समझाने के बाद भी तुम मानते क्यों नहीं? इस प्रकार बहादुरी दिखाने की क्या तुम्हारी उम्र रह गई है? यदु, अब क्यों समझा रही हो? सारी जिंदगी तो इसके नखरे उठाती रही, इसकी आदर्शवादी बेवकूफ़ियों की पूजा करते रही, अब क्यों भड़क रही हो भाभी? लीला, मेरी सुनता ही कौन था? यदु, नहीं सुनता था तो विरोध करती, पर बड़प्पन हाँकने की आदत कहाँ जाएगी तुम्हारी? अरविंद, कुछ मेरी भी सुनोगे? यदु, कान पक गए तुम्हारी बातें सुनते सुनते। कहाँ तो सोचता था कि 1-2 साल में तुम प्रिंसिपल बनोगे और मैं वाइस प्रिंसिपल, और कहाँ तुमने ये हंगामा खड़ा कर दिया। पहले अपनी चमड़ी बचाओ और फिर लगाओ हाथ दूसरों को। यद्दू कहता है। अरविंद, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? यद्दू, मैं तो और कागज लाकर दे देता, कहता करो बेटा नकल इत्मीनान से। अपने बाप का क्या जाता है? अरविंद, क्या तुम इस तरह सोचते हो? यदु, मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फ़ायदा। लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटी सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें पूछता कौन है? अरविंद, दूसरों के लिए ये सवाल छोटा हो सकता है यदु, पर हमारे लिए तो यह जीवन मरण का सवाल है, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। यद्दू, लेक्चर मत दो। जब से तुमने बिमलिंदु का द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला है, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मिडिल क्लास का नपुंसक जोश छोड़ो, जाओ प्रेसिडेंट के हाथ पांव जोड़ो, केस को रफा दफा करो। यद्दू, अरविंद, अब आ गए बिमलिंदु। ठीक है, अरविंद, यद्दू, यद्दू, और नहीं तो क्या, माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है, विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतज़ार करती है, लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजना है। इनकी तरफ देखो, छोड़ो ये सिद्धांत उदात की मूर्खता। लीला, इन्हें समझाना बेकार है यदु भाई, समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है। दीवार से सिर मारते आधी उम्र कट गई। यद्दू अरविंद से, क्या तुमने प्रेसिडेंट के लड़के की रिपोर्ट कर दी? अरविंद, और क्या करता? यद्दू, लेकिन तुम्हारे उस प्रिंसिपल ने तो दांत निपोर दिए होंगे, क्या कहता है? अरविंद, रिपोर्ट दबाना चाहता है, मुझ पर रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। लीला, तो वापस क्यों नहीं ले लेते? कह दो गलती से हो गया। अरविंद, रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती, बात बहुत आगे बढ़ गई है। यदु, तो मरो फिर, प्रेसिडेंट जब नौकरी से बाहर कर देगा तब अकल ठिकाने आएगी। अरविंद, ऐसे कैसे बाहर कर देगा? क्या दूसरे प्रोफेसर चुप बैठेंगे? यदु, किस दुनिया में रहते हो, जानते नहीं तुम्हारा हर सहयोगी तुम्हें गाली दे रहा है? अरविंद, क्यों? यदु, क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट को नाराज़ कर दिया है। हर हर एक सोचता है कि बड़ा हुआ डीए, और डीए अब खटाई में पड़ गया है। अरविंद, तो क्या कोई साथ नहीं देगा? यदु, बिमलंदू का साथ किसने दिया? सब बुजदलियों की तरह घर बैठे, गुंडों ने बीच चौराहे उसकी जान ले ली। क्या हुआ? उसे भी एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते पकड़ा था। एक तो आदमी गवाही देने जाता, तब साले दुम दबा कर बैठ जाते हैं। अरविंद,
विमलेंदु का नाम लेकर मुझे तुम डरा रहे हो। चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। यद्दू, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, अभी भी वक्त है, मेरा कहना मानो और रिपोर्ट वापस ले लो। अरविंद, कहाँ जा रहे हो? यद्दू, जरा पता लगाऊं, आखिर लड़के कुछ तो योजना बना ही रहे होंगे, उनके इरादों की जानकारी होनी चाहिए। मेरी बात पर फिर सोचो, कोई साथ देने वाला नहीं है, किसी का भरोसा मत करना। यद्दू जाता है कुछ क्षणों का बेचैन होकर। लीला भड़क कर, जानते हो किस तरह घसीट रही हूँ तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी, एक एक पैसे की खींचातानी मची हुई है और तुमने ये नई मुसीबत मोड़ रख ली अब। अरविंद, मैं निपट लूंगा। लीला, खाक निपट लोगे तुम? नौकरी छोड़कर बैठ जाओगे? क्या तुम्हें अकेले ने दुनिया सुधारने का ठेका ले रखा है? अरविंद, मैंने कब दावा किया? लीला, सोचते क्यों नहीं? अब क्या भटकने की उम्र रह गई है? 20 साल हो गए शादी को, किसी बात का तो ठिकाना होता। भगवान के लिए कम से कम ऐसा मत करो कि लगी लगाई रोटी भी छिन जाए। कितने वर्ष हो गए हैं शादी को? 20 वर्ष हो गए हैं, आपने याद रखना है इसको, ठीक है? अरविंद, अब किस किस से डरूं लीला? कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, उस लिज लिजे बेहुदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थियों से। क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा? लीला, इन लड़कों का क्या भरोसा? किसका साथ दिया है इन लोगों ने? कहीं विमलेंदु की तरह तुम्हें भी, मैं कहती हूँ, क्यों पड़ते हो पचड़े में? अरविंद, खैर देखा जाएगा। सिगरेट का पैकेट खोलकर देखता है, सिगरेट ले जाऊं? लीला, इस समय बाहर मत जाओ। अरविंद, डरती हो? इतना डरूंगा तो काम कैसे चलेगा? अरविंद जाता है। लीला परेशान हो जाती है, बेबिखरी कॉपियां ठीक करने लगती है, मेज पोश वगैरह ठीक करती है। प्रिंसिपल का प्रवेश होता है। उम्र करीब 60 पर अधिक लगती है, ठिगना आंख से काना है। उम्र कितनी बताई है प्रिंसिपल की? तो उम्र जो है ये 60 वर्ष बताई है, ठीक है। ठिंगना लगता है और आंख से काना भी है ये, है ना? इसको आपने नोट कर लेना है भाई। लीला आश्चर्य से, आप? प्रिंसिपल, क्या करूं, आना ही पड़ा। मुसीबत जो खड़ी हो गई है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? बुरे दिन जो आ गए हैं। लीला, आपने इन्हें देखा नहीं? अभी तो गए हैं। प्रिंसिपल, देखा क्यों नहीं, लेकिन फायदा क्या? लीला, आपने रोका नहीं? प्रिंसिपल, उसे कोई रोक सका? क्या दिन आ गए हैं। लीला, तो क्या आप उनसे बात करना नहीं चाहते? प्रिंसिपल, कोई सुने तो करूं बात, कोई फ़ायदा हो तो बोलूं। चलता है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? लीला, तो फिर आप? प्रिंसिपल, तुमसे बात करने आया हूँ, शायद तुम ही समझा सको। समझाना तो है ही। लीला, मैं क्या समझा सकती हूँ? प्रिंसिपल, तो कौन समझा सकता है? देखो ना, सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रेसिडेंट साहब खुश थे, सबको तनख्वाह मिल रही थी, डीए भी देने की सोच रहे थे, पर अरविंद ने नाहक मुसीबत खड़ी कर दी। इन्हें ही कहते हैं बुरे दिन। क्या समझी? लीला, मेरा भी कहना कहाँ मानते हैं? प्रिंसिपल, तो तुम स्त्री किस बात की हो? अरे, नकल वगैरह पकड़ना जूनियर लेक्चरों का काम है, सीनियर लोगों को कौन सी शोभा देती हैं ये सब बातें। खैर, हो गई गलती तो हो गई, अब सुधारनी तो होगी ही। लीला, मैं कहाँ मना करती हूँ, पर वे माने तब ना। प्रिंसिपल, अब तुम्हें क्या बताऊँ, शहर में फसाद होने का डर है, लड़के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लीला, आपको? प्रिंसिपल, हाँ मुझे, इस बूढ़े को, पर क्या करें, सहना होगा। नौकरी करनी है तो लात भी खानी पड़ेगी। लीला, लेकिन राजकुमार ने नकल की। प्रिंसिपल, अब मुझसे पूछकर तो की नहीं, थोड़ी सी कर ही ली तो उसका क्या बिगड़ गया? जिसका पाप उसके उसके साथ, अपने बाप का क्या जाता है? लीला, फिर भी। प्रिंसिपल, अब तुम समझती नहीं, नकल बंद हो चाहे ना हो, कॉलेज जरूर बंद हो जाएगा, नौकरी जरूर जाएगी, बुरे दिन किन्हें कहते हैं? लीला, क्या बात इस हद तक जा सकती है? प्रिंसिपल, इस हद तक नहीं, इससे भी आगे जा सकती है। प्रेसिडेंट साहब आखिर मालिक हैं, अन्नदाता हैं, उनका कॉलेज उनकी मर्जी। इसलिए तो कहता हूँ, नौकरी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो बोलने के लिए और सिर्फ रोटी खाने के लिए। ये कथन प्रिंसिपल के हैं, याद रखना, ठीक है? लीला, आपको पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट कॉलेज बंद कर देगा? प्रिंसिपल, और नहीं तो क्या, जरा सोचो तो, सब बाल बच्चे वाले हैं, कहाँ जाएंगे? हर एक को तो महान नहीं बन सकता। लीला चिंतित स्वर में, लेकिन ये तो हमेशा सिद्धांत और न्याय की बात करते रहते हैं। प्रिंसिपल, अब न्याय का सवाल कहाँ रहा?
अब सवाल है 40 परिवारों की रोटी का क्या समझी? रोटी का बुरे दिन आ गए हैं। लीला, क्या लोग विरोध नहीं करेंगे? प्रिंसिपल, किसकी हिम्मत है? जल्लाद से भी कहीं विरोध किया जा सकता है। मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देते हैं, गधा और उल्लू का पट्ठा कहते हैं, पर क्या करूं, सुनता हूं, सुनता नहीं तो जाऊंगा कहाँ? नौकरी जो करनी है। लीला, आपकी बात मेरी समझ में पूरी तरह आती है प्रिंसिपल साहब, पर जिसे समझना चाहिए वे कहाँ तैयार होता है। प्रिंसिपल, वैसे भी कौन तैयार होता है? अब तुम ही बताओ, क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ ना। नालायक कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ। नौकरी जो करनी है। अब मेरी बात छोड़ो, अपनी सोचो। नौकरी छूटेगी तो परेशान कौन होगा? तुम ही होगी ना। भोगना तो तुम ही को पड़ेगा, पर घर कौन चलाता है? तुम चलाती हो ना। क्या बुढ़ापे को नर्क बनाना है? खैर, इसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन जान है तो जहान है, जान तो बचानी होगी। छी, क्या दिन आ गए हैं, मास्टर की जान भी खतरे में। लीला, तो क्या विमलेंदु की तरह? प्रिंसिपल, विमलेंदु को ना मार दिया जाता है, ठीक है, इसलिए विमलेंदु का जिक्र बार बार हो रहा है। वो भी सिद्धांत पे चलने वाला था, उसने भी विरोध किया था, तो उसे चौराहे पर चाकू से मार दिया था। प्रिंसिपल, कुछ भी हो सकता है, मारा गया ना बेचारा, अब क्या हालात है उसकी? बेबा की तरह देखा नहीं जाता? सोचो तो, घर अंधेरा रखकर मंदिर में दिया जलाने से कोई फायदा होगा? लीला, मैं इन्हें समझाऊंगी, हर तरह से समझाऊंगी। प्रिंसिपल, हाँ ये प्रिंसिपल, हाँ, हुई दुनिया की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है। कहो उससे नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूं? 30 साल नौकरी की है मैंने, पूरे 30 साल। चुंगी नाके के मुरहम से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया मैं। लड़ता तो क्या बनता, मतलब ये चुंगी पे लगा हुआ था, सोच लो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, प्रिंसिपल बन गया ये भाई, है ना। तो ये आ सकता है आपको कि पहले ये क्या काम करता था। अरे यार, तो अच्छा, ये मैं बता रही थी कि ये प्रश्न आपको आ सकता है, ये ठीक है। चुंगी नाके से मुहर्रम से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल बन गया हूँ, है ना। 30 साल की बात कर रहा है ये। लड़ता तो क्या बनता, लड़ो तुम, झुको, सोचो मत, मानो, समझी तो समझाना, मैं चलता हूँ। प्रिंसिपल जाता है, लीला जड़बत खड़ी रहती है, फिर कापियाँ बटोरने लगती है। अरविंद आता है। अरविंद, ये प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था? लीला, झक मारने आया था। अरविंद, क्या सीधे मुंह बात नहीं निकलेगी तुमसे? लीला, सुनता कौन है? अरविंद, क्या कह रहा था? लीला, समझा रहा था। अरविंद, तुम्हें? लीला, और नहीं तो क्या तुम्हें? अरविंद, क्या सलाह दे रहा था? लीला, समझदारी की बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें समझदारी से ही तो दुश्मनी है। अरविंद, बताओगे भी? लीला, रिपोर्ट वापस लेने की बात कर रहा था, जाओ रिपोर्ट वापस लो। अरविंद, लीला, हाँ वापस लो, इसमें ही सबका भला है। अरविंद, तो तुम भी चाहती हो कि मैं बेईमानी करूं? लीला, समझदारी से काम लो, 20 बरस हो गए शादी हुए, पहले कभी कहीं ऐसी कोई बात की तो तुम्हारे मन के खिलाफ थी, पर आज मेरा कहना मान लो। अरविंद, लीला, मुझ पर दबाव मत डालो। लीला उत्तेजित स्वर में, कभी सोचा है इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, केवल तुम। हम लोगों को कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई है। तुम तय करते रहे कि हम लोगों को कैसे जीना है, और हम लोग उसी तरह से जीते रहे, लेकिन अब ये नहीं होगा। इसी बीच द्वार पर चंदू दिखाई देता है, उम्र करीब 20 वर्ष। चंदू आता है, उम्र करीब 20 वर्ष, ठीक है, याद रखना है आपने। कॉलेज छात्रों से वेशभूषा। लीला एक क्षण रुकती है, फिर भीतर जाती है। अरविंद आश्चर्य से, तुम? चंदू, क्या करूं सर, आना ही पड़ा। अरविंद, अब और कौन सा पराक्रम किया है? चंदू, पराक्रम मैं क्या करूंगा, पराक्रम तो मेरे प्रोफेसर कर रहे हैं। अरविंद, बदतमीजी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चंदू, पहले आती थी, अब सवाल ही कहाँ उठता है, अब किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। अरविंद, झूठ बोलते हो, नकल करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता तो डूब मरता। चंदू, मैं जानता था कि आप यही बात कहेंगे। अरविंद, दूसरी कोई बात कही भी जा सकती है। चंदू, मैं सोचता था कि कम से कम आप सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे। अरविंद, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आई डिसलाइक यू, गेट आउट। चंदू, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? अरविंद, क्यों सुनूं? चंदू, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सुनने के बाद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो निकालिए चप्पल, मारिए 10 मुझे, मारिए 10 चप्पल। 10 चप्पल की बात की है, ठीक है। अरविंद क्षण भर सोचने का, बैठो, सुन रहा हूँ। चंदू, मैंने नकल नहीं की है सर,
अरविंद, नहीं, तुमने नकल की है। चंदू, नो सर, मैंने नकल नहीं की। अरविंद, यू आर अ लायर। प्रोफेसर मिश्रा का क्या झूठ बोलेंगे? प्रोफेसर मिश्रा की बात यहाँ पे याद रखनी है आपने, ठीक है, ये वाली है ना। चंदू, मैंने नकल नहीं की सर। अरविंद, कागज़ किसके हाथ में था? मेरे हाथ में। अरविंद, इसके बाद भी? चंदू, पर मैंने उस कागज़ पर इस्तेमाल नहीं किया है। अरविंद, दिस इज़ नो आर्गूमेंट। चंदू, आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा था? राजकुमार। अरविंद, इससे क्या होता है? चंदू, वे छुरा रखकर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी, वे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। राजकुमार की सीट से दूर घूम रहे थे। अरविंद, लेकिन इससे ये कहाँ सिद्ध होता है कि तुम नकल नहीं कर रहे थे? चंदू, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए सर। राजकुमार के पास से एक कागज़ उड़कर मेरे पास आया, मैंने कागज़ उठा लिया, सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूंगा, लेकिन उन्होंने तेजी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अरविंद, तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? चंदू, मैं बहुत चीखा चिल्लाया सर, पर प्रोफेसर मिश्रा नहीं माने। अरविंद, तुमने ज़रूर कोई बदतमीजी की होगी। चंदू, कभी की है मैंने? वह धकेलते हुए मुझे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। अरविंद, तुमने प्रिंसिपल से अपनी बात नहीं की? चंदू, वहाँ तो प्रिंसिपल के साथ ही कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा था। उसने मेरी और इस तरह देखा जैसे शिकार हाथ लग गया हो। उसकी मुस्कुराहट भयानक थी सर। अरविंद, इसके बाद क्या हुआ? चंदू, इसके बाद मुझे कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, फिर वापस बुलाया और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज दी। अरविंद सोचता हुआ, तो तुम कागज़ नहीं ले गए थे? चंदू, नो सर, आप ही बताइए, क्या मैंने कभी नकल की है? अरविंद, तो बिना जांच किए सज़ा क्यों दी गई तुम्हें? चंदू, जानबूझकर। अरविंद, क्या लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो जानबूझकर सज़ा देंगे? चंदू, मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है, आने वाले चुनाव में प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं उस विरोध की बलि बनाया गया हूँ सर। अरविंद, मुझसे क्या चाहते हो? चंदू, न्याय। अरविंद, मतलब राजकुमार? चंदू कहता है, राजकुमार को आज आपने पकड़ा है। अरविंद, तुमने उससे क्या लेना देना? चंदू, मैं पूछने आया हूँ कि राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है या नहीं। अरविंद, मैंने अपना काम कर दिया है, आगे प्रिंसिपल की जिम्मेवारी है। चंदू, नो सर, आपकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है। अरविंद, लेकिन कैसे? चंदू, रिपोर्ट दवाई जा रही है, आपको यूनिवर्सिटी में भिजवानी होगी। अरविंद, उन्होंने नहीं भेजी तो मैं क्या कर लूँगा? चंदू, आपको हमारा साथ देना होगा। अरविंद, यानी? चंदू, इस बार हम लोग भी मरने मारने पर तुले हैं, कॉलेज की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजकुमार इस बार बच नहीं सकता। अरविंद, यानी तुम लोग आंदोलन करोगे? चंदू, दूसरा कोई चारा नहीं है। अरविंद, पर तुम लोगों ने ये कैसे मान लिया कि रिपोर्ट दबा दी जाएगी? चंदू, क्योंकि राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है। अरविंद, इससे क्या होता है? चंदू, वह प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद समझता है। अरविंद, लेकिन इसमें क्या मैं क्या कर सकता हूँ? चंदू, आपको हमारा साथ देना होगा, आपको हमारी ओर से लड़ना होगा। अरविंद, मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? चंदू, क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हम जीत पाएंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, गुंडागर्दी दफना दी जाएगी और आप साथ देंगे तो सबके सामने कहेंगे कि राजकुमार ने छुरे के बल पर नकल की है। अरविंद, पर तुम्हें शक क्यों होता है कि मैं न्याय का साथ नहीं दूंगा? चंदू, क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं, ये चंदू का कथन है। अरविंद, क्या मुझे दूसरों की तरह समझा है? चंदू, नो सर, कैसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप पर दबाव डाला जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, नौकरी से हटाने की धमकी दी जाएगी, जान से मारने का डर बताया जाए तो कोई अचरज नहीं है। अरविंद, मैं धमकियों से नहीं डरता। चंदू, पूरे स्टाफ में केवल आप पर भरोसा है सर, कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, रिपोर्ट नहीं हुई तो रिपोर्ट का बहिष्कार करेंगे, लेकिन आप? अरविंद, बोलते क्यों नहीं? लीला आ जाती है। चंदू, लेकिन आप बदल गए तो शायद, याद रखिए हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अरविंद, तो तुम मुझे धमकाने आए हो? चंदू, आप चाहें तो समझें, ये लड़ाई हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जो हमारे साथ नहीं है उसे अपने विरुद्ध मानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, साथ ही आग्रह करने भी। अरविंद, हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चंदू, इस समय मैं अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूँ, लौटकर उन्हें जवाब देना है। जरा साफ बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर अपने बात बदली तो हम आपको सबसे बड़ा गुनहगार मानेंगे, फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर। चंदू तेजी से बाहर जाता है, अरविंद के चेहरे पर परेशानी। लीला, देखा तुमने अपना लाडला विद्यार्थी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था, क्या इन्हीं लोगों के लिए तुम मुसीबत उठाओगे? अरविंद, उसका दोष नहीं है। लीला,
तुम्हें सरासर धमका नहीं रहा था? अरविंद, बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब। लीला, तो इन लड़कों की ओर से नेतागिरी करोगे तुम? अरविंद, उसका पक्ष न्याय का है। लीला, कहीं मारपीट हो गई या छुरे चल गए तो क्या होगा? सारा दोष तुम पर मढ़ दिया जाएगा। अरविंद, तो क्या मैं झूठ बोल दूं? लीला उत्तेजित स्वर में, पर मैं कहती हूँ, न्याय देने के लिए तुमको जज किसने बना दिया? कभी कहना माना है मेरा? कितनी बार कहा इस पचड़े में मत पड़ा करो, लेकिन तुम। प्रेसिडेंट का प्रवेश होता है। 50 के आसपास रोबदार व्यक्ति, मुंह में सिगार, आवाज में इस्पाती खनक। लीला भीतर जाती है। भैया ये इंपॉर्टेंट कथन है, इसको याद रखना। प्रेसिडेंट कितने साल का है? 50 वर्ष का है। सिगार कौन पीता है? ये प्रेसिडेंट, ठीक है। अरविंद, आप इस समय? प्रेसिडेंट, आप नहीं आए तो सोचा मैं ही चल पड़ूं। भूमिका बनाऊं या सीधे सीधे पूछूं? अरविंद, सीधे सीधे पूछिए। प्रेसिडेंट, आपने क्या तय किया? अरविंद, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूँगा। प्रेसिडेंट, शाबाश, मैं बस आपकी इसी ईमानदारी का कायल हूँ। आपका क्या ख्याल है, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? अरविंद, इसी बात के लिए तो विरोध है प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट, मैं भी यही चाहता हूँ। अरविंद, लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि। प्रेसिडेंट, उसे मारिए गोली। अब क्या कहूँ, निहायत बेवकूफ़ किस्म का आदमी है ना। पर्सनैलिटी है नहीं, ना ग्रेस है, हमेशा हैं करता रहता है। उसके 60 हो गए हैं, सोचता हूँ रिटायर कर दूँ, लेकिन सही आदमी मिलता कहाँ है। अरविंद, लेकिन वह तो दूसरी ही बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट, क्या कह रहा था? अरविंद, यही कि आप हमारे मालिक हैं, अन्नदाता हैं। प्रेसिडेंट, कहा ना, बिल्कुल गधे किस्म का आदमी है। कौन किसका मालिक और कौन किसका अन्नदाता? अरविंद, तो आप क्या चाहते हैं? प्रेसिडेंट, यही कि असली अपराधी की खोज हो और उसे कड़ी सज़ा दी जाए। अरविंद, तो क्या आप राजकुमार को असली अपराधी नहीं मानते? प्रेसिडेंट, वह अपराधी हो सकता है पर असली अपराधी नहीं। अरविंद, तो कौन है? प्रेसिडेंट, मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा आप। अरविंद, मैं? प्रेसिडेंट, मेरा मतलब है आप लोग। वह पिछले 3 सालों से नकल कर रहा था, उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? अरविंद, ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। प्रेसिडेंट, उसकी बेहुदा हरकतों की मुझसे शिकायत क्यों नहीं की गई? आप लोगों को डर किस बात का था? अरविंद, आपका। प्रेसिडेंट, मेरा? अरविंद, हाँ आपका, अपनी रोटी का, सुरक्षा का। प्रेसिडेंट, मैं किसी का क्या बिगाड़ता हूँ? अरविंद, आपकी आपकी भाषा क्या धमकी की भाषा नहीं होती है? आप जो कहते हैं क्या वही नियम नहीं होता है? प्रेसिडेंट, आपका आरोप गलत है। अरविंद, नहीं, मेरा आरोप सही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका लड़का गुंडा, आवारा और बदमाश है। इसके बाद भी आप ढोंग क्यों करते हैं? आपको कुछ मालूम नहीं? प्रेसिडेंट, ये झूठ है। अरविंद, और आपने चंदू का केस यूनिवर्सिटी क्यों भिजवाया था? प्रेसिडेंट, मैंने भिजवाया? अरविंद, हाँ आपने भिजवाया, आपके मौके का फ़ायदा उठाया। आप जानते थे कि उसने कोई अपराध नहीं किया। प्रेसिडेंट, मेरी उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? अरविंद, वे आपके राजनीतिक विरोधी का लड़का है, आप उसके बाप की इमेज खराब करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट, मिस्टर अरविंद, आप अपनी हद से बहुत आगे जा रहे हैं। अरविंद, भला इसी में है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए। प्रेसिडेंट, तो आप रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे? अरविंद, कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्रेसिडेंट, आप अपनी ज़िंदगी का परिणाम समझते हैं? अरविंद, अच्छी तरह से। प्रेसिडेंट, तो मेरी भी आरोप सुनिए। आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, आप शहर में शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं, आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं। अरविंद, प्रेसिडेंट साहब, आप खुद जानते हैं कि ये आरोप कितने गलत हैं। प्रेसिडेंट, कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली तो उसका परिणाम भयंकर होगा, मैं कॉलेज बंद कर दूंगा। अरविंद, तो बंद कर दीजिए। प्रेसिडेंट, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मिस्टर अरविंद? कॉलेज बंद करने से तो बात सुलझ नहीं जाएगी, उलझ भले जाएगी। अरविंद, कॉलेज बंद करने की धमकी आपने दी, मैंने नहीं। प्रेसिडेंट, राजकुमार को रखिए, एक और जरा सोचिए तो इस घटना में मेरी पब्लिक इमेज को कितना धक्का पहुंचेगा। चुनाव का टिकट हाथ में जाता रहेगा। अरविंद, आपके नज़रिए से बात सही हो सकती है पर मेरे से नहीं। इसी बीच लीला चाय की ट्रे लेकर आती है। प्रेसिडेंट, अब कैसे बताऊं, घर से जाने क्या सोचकर चला था, लेकिन आपने ऐसा रुख अपना लिया है कि बात धरी की धरी रह गई। यू आर द ओनली प्रोफेसर।
होम आई रिस्पॉन्स सो मच। आपका ये प्रिंसिपल है ना, सोचा था इसकी छुट्टी कर दूं, कॉलेज का नाश मारकर रख दिया है, उसकी जगह आपको। अरविंद आश्चर्य से, मुझे? प्रेसिडेंट, कहा ना, यू आर द ओनली प्रोफेसर। कुछ मामलों में आपसे विरोध हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपसे योग्यता के बारे में मैं कभी भी शक किया हो। अरविंद, तो आप मुझे खरीदना चाहते हैं? प्रेसिडेंट, माई कार्ड्स आर ओपन। अब आप सोच लीजिए, मैं कहाँ कहता हूँ कि मेरा फैसला अभी कीजिए। टेक योर ऑन टाइम, लेकिन कल सुबह तक ज़रूर बता दीजिएगा। लीला, चाय नहीं पियेंगे? प्रेसिडेंट, अभी नहीं, कल फैसला सुनने के बाद। एक गहरा सन्नाटा। लीला, क्या सोच रहे हो? अरविंद, कुछ नहीं। लीला, प्रिंसिपल नहीं बनोगे? अरविंद, कीमत जानती हो? लीला, बिना कीमत दिए कुछ मिलता है क्या? अरविंद, यानी बेईमान हो जाऊं? लीला, उस बदतमीज लड़के का साथ देकर भी क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट से दुश्मनी ठन जाएगी, तुम्हारे सहयोगी भी कहाँ साथ देंगे, लड़ोगे किसके भरोसे? अरविंद, लेकिन चंदू को दगा देने का मतलब समझती हो? नकल का विरोध करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, मुझ पर थूकेंगे। लीला, प्रेसिडेंट उनसे निपट लेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा, प्रिंसिपल बना देगा, और ये लड़के तुम्हें केवल सड़कों पर खड़ा करके तमाशा करेंगे। उनका साथ देने से कोई फायदा नहीं होगा। यद्दू का प्रवेश बहुत परेशान है, लगभग हाँफ रहा है। अरविंद, इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? यद्दू, कुछ अंदाजा भी है शहर में क्या हो रहा है? लीला, क्या कोई उपद्रव हो गया? यद्दू, पर उसकी तैयारियां हो रही हैं। और चढ़ाओ उस चंदू नाम के लौंडे को, तुम्हारे नाम पर लौंडों को भड़का रहा है, कल कॉलेज में तबाही हुए बिना नहीं रहेगी। अरविंद, लेकिन मैंने उससे ऐसे कोई बात नहीं की है। यद्दू, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे नाम से इंकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये कथन याद रखने भाई, ये कथन याद रखने, इंकलाब जिंदाबाद के नारे किसके नाम से लग रहे थे, कौन कहता है, कथन किसका है? ठीक है, यद्दू का कथन है ना, और जो उसका ये होता है ना स्टूडेंट चंदू, वो लगा रहा था। पूरे शहर में अफवाह है कि तुमने लड़कों को भड़काया है, पूरा स्टाफ हैरान है तुम्हारी हरकत पर। लीला, मैं कहती ना थी कोई साथ नहीं देगा, सबको अपनी अपनी पड़ी है। यद्दू भाई, अब क्या होगा? यद्दू, उधर राजकुमार और उसके साथी तुम्हें बेहद नाराज हैं। एक तो राजकुमार को पकड़ कर तुमने उन्हें चुनौती दी है, चंदू का साथ देकर तुम उनकी सत्ता भी खत्म कर देना चाहते हो। अरविंद, कौन कहता है मैं चंदू को भड़का रहा हूँ? यद्दू, ऐसा वे लोग सोचते हैं, यदि तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो आज नहीं तो कल तुम्हें जान से मार देंगे। अरविंद, तुम मुझे डरा रहे हो? यद्दू, अरे इसमें डराने की क्या बात है? अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं? हर बात तुम्हारे खिलाफ पड़ रही है, आओ रिपोर्ट वापस लेते हैं। लीला, पर प्रेसिडेंट इन्हें प्रिंसिपल बनाने की बात भी तो कह रहा था। यदु, तो जाओ प्रिंसिपल बन जाओ, मेरी वाइस प्रिंसिपल के लिए रास्ता खुल जाएगा। तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो वे तुम्हारा साथ देगा। रही चंदू और उसके साथियों की बात, प्रेसिडेंट उनसे खुद निपट लेगा, लेकिन राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरविंद, बंद करो अपनी बकवास। यद्दू, बकवास कर कहते हो? रिपोर्ट बदलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या होगी, चंदू का विरोध करोगे तो मानसिक हत्या होगी, हत्या से बच नहीं सकोगे तुम। यद्दू कहता है। अरविंद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना। अरविंद, चुप रहो। लीला, मैं सोचती थी कि कम से कम एक बार तो मेरा कहना मानोगे, पर नहीं, तुम केवल अपने लिए जीते हो, अपनी खुशी पर तुम्हें मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। स्वार्थी कहीं के, अब तुम्हें मुझे ये चंदू में से किसी एक को चुनना होगा। अरविंद, चुप रहो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यद्दू, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, आई से गेट आउट। धीरे धीरे अंधकार प्रकाश धीरे धीरे लौटता है। अरविंद सोफे पर अकेला बैठा है, सिगरेट पीता हुआ गहरी चिंता में डूब रहा है। बाहर रात का सन्नाटा, कहीं से 12 के घंटे सुनाई पड़ते हैं। कोने से बिमलेंदु की शारीरिक आकृति उभरती है। अरविंद घबराकर, कौन है? चुप्पी, कौन हो तुम? बिमलेंदु, पहचानो, क्या साल भर में ही भूल गए? अरविंद, तुम्हारी आवाज़ तो बिमलेंदु की है, पर चेहरा कहाँ गया? बिमलेंदु, अब मैं बिना चेहरे का आदमी हूँ। अरविंद, क्या तुम बिमलेंदु हो? बिमलेंदु, हाँ मैं बिमलेंदु तुम्हारा मित्र हूँ। अरविंद, लेकिन तुम्हारा चेहरा कहाँ गया? बिमलेंदु, मृत्यु ने उतार कर रख दिया, क्योंकि ये मर गया था ना बिमलेंदु, इसकी हत्या हो गई थी, आत्मा आई है इसकी बात करने के लिए। ठीक है, चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, 1, 2, 10, 100, पर मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है।
अरविंद तो तुम विमलेंदु के प्रेत हो। विमलेंदु हंसता है, प्रेत? हाँ प्रेत, जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। अरविंद कहाँ से आ रहे हो? विमलेंदु तुम्हारे मन के अंधेरी गलियों से, बहुत अंधेरा है वहाँ, सीलन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं वहाँ, कितना कचरा जमा करके रखा है तुमने, मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है। अरविंद लेकिन तुम आए क्यों हो? किसने बुलाया है तुम्हें? विमलेंदु तुमने। अरविंद मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, मेरी गरज। विमलेंदु झूठ मत बोलो, बिना बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। बोलो बुलाया है या नहीं, बोलते क्यों नहीं हो? अरविंद हाँ बुलाया है। विमलेंदु अब मैं आ गया तो डरते क्यों हो? डरो मत। अरविंद क्यों बुलाया मैंने? विमलेंदु मैं बताऊं? तुम पूछना चाहते हो कि मरते समय मैं क्या सोच रहा था? जब गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मेरी मन स्थिति क्या थी? अरविंद हाँ, बलिदान करते समय तुम क्या सोच रहे थे? विमलेंदु बेवकूफ़, बलिदान शब्द वापिस लो। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा था, फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो बजनी शब्दों से माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूंगा। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरे से परे हूँ, ये विमलेंदु कहता है। ठीक है। अरविंद मैं मान नहीं सकता, तुमने जो कुछ किया है वे बलिदान था, आत्मत्याग था, आदर्श था। विमलेंदु फिर वही बकवास, बंद करोगे या नहीं? ये बकवास बहुत सुन चुका हूँ। चिता पर मेरी लाश रखी थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। हर एक आदमी ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वे मेरा कितना जिगरी यार है, कितना दोस्त है। मुझसे जो नहीं था उसे ढूंढ ढूंढ कर बखान कर दिया जा रहा था, पर असलियत क्या थी जानते हो? अरविंद मैं कैसे जानूंगा? विमलेंदु तुम जानते हो, पर कहोगे कैसे? सब मन ही मन मेरी बेवकूफ़ी पर तरस खा रहे थे। होड़ लगी हुई थी हरामी लोगों की। एक ने तो ऐसी होड़ में मेरे बाप को भी क्रांतिकारी कहा, तपस्वी और त्यागी कहा। साला क्या जानता था कि मेरा बाप गंजेड़ी था और सट्टा लगाता था? तो समझे, किसी की जान जाए और जाए, ये साले पब्लिसिटी करते रहेंगे। अच्छा ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? ये गंजेड़ी और ये सट्टा कौन लगाता था? विमलेंदु के पिता। ठीक है। अरविंद यानी तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? विमलेंदु और नहीं तो मेरी कोई उम्र थी मरने की? 30 साल पहले शादी हुई थी, फूल सी बच्ची, पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। इसकी तीन साल पहले ही शादी हुई थी। ठीक है। किसकी? ये जो विमलेंदु था, है ना? कितने? 3 साल पहले ही इसकी शादी हुई थी। अरविंद तो तुमने नकल क्यों पकड़ी? विमलेंदु बेवकूफ़ी के लिए भी कोई तर्कशास्त्र होता है। आ गया जोश में, हो गई मूर्खता। मैं क्या जानता था कि इसके लिए सजाए मौत मिलेगी? अरविंद लेकिन हम लोग तुम्हारे आत्म बलिदान की गाथा गाते हैं। विमलेंदु जिंदा होना इसलिए, मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। अरविंद लेकिन नकल? विमलेंदु उसकी ऐसी तैसी, साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करेंगे। और ना समझ मेरी बीबी साल भर में नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सब आश्वासन देते हैं, नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है, ये विमलेंदु कहता है। ठीक है। अरविंद तुम क्या कहना चाहते हो? विमलेंदु वही जो तुम्हारा भीतरी मन सुनना चाहता है। अरविंद यानी? विमलेंदु जाओ उस प्रेसिडेंट से समझौता करो, प्रिंसिपल बनो। क्या तुम्हारी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी लाश के पास म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में शोक सभा हो और प्रस्ताव पास किया जाए? अरविंद मैं समझौता नहीं करूंगा। विमलेंदु मैं भी देखूंगा, मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। अरविंद मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? वे बहुत शक्तिशाली था, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटे छोटे मोर्चे पर लड़ता हूँ। विमलेंदु बकवास है ये सब, उस द्रोणाचार्य ने भी दावे किए थे तुम्हारी तरह। उसे समझो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। याद करो उसे, याद करो उसे, याद करो उसे। धीरे धीरे अंधकार में बच्चे के रोने की सिसकने की आवाज़ें आती हैं। धीरे धीरे प्रकाश। 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पाँव मचल रहा है। ये आ गया एक और द्रोणाचार्य। ठीक है। इसकी भी एक कथा चलती है यहाँ पे, है ना? 2 कथाएं समांतर रूप से चलती हैं। चलो देखते हैं। अश्वत्थामा नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए, नहीं दोगी तो तुमसे कभी बात नहीं बोलूँगा, पिताजी से भी नहीं बोलूँगा। कृपी क्या मेरा कहना नहीं मानोगे? अश्वत्थामा चीखकर, तेरा क्या? किसी का कहना नहीं मानूंगा। ला गौरसाला, अभी ला, नहीं तो सिर पटक कर प्राण दे दूंगा। गौरस देती है कि नहीं? ले, देती है कि नहीं? ले ले ले, सिर पटकता जाता है। कृपी तो मर जा, गौरस हो तो लाऊं? तेरे बाप ने गाय तो नहीं बांध रखी है? अश्वत्थामा कहीं से ला, नहीं लाती तो ले जा, सिर पटकता रहता है। कृपी व्याकुल हो जाती है, उसे उठाती है, पुचकारती है। कृपी ठहर, लाती हूँ, अभी लाती हूँ। अश्वत्थामा की सिसकियाँ नहीं टूटती। द्रोणाचार्य का प्रवेश अश्वत्थामा को रोता हुआ देख परेशान होता है। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को पुचकारते हुए, क्या हो गया रे, क्यों रो रहा है?
क्या माँ ने फिर मार दिया? अश्वत्थामा, नहीं नहीं मारा। द्रोणाचार्य, तो क्या हो गया? अश्वत्थामा, गोरस पीऊँगा पिताजी, गोरस पीऊँगा। द्रोणाचार्य, पर अपने यहाँ गाय कहाँ है? अश्वत्थामा, नहीं है तो क्या हुआ, माँ दे रही है। द्रोणाचार्य, लेकिन क्या बाहर गई है? अश्वत्थामा, नहीं, भीतर गई है। कृपि मिट्टी का पात्र लाती है। कृपि, आ गए तुम? देखो ना, दूध के लिए हट कर रहा था, सिर पटक पटक कर प्राण दे रहा है। ले पी, अब रोएगा तो देखना, हंठी कहीं का। अश्वत्थामा दूध पीता है। कृपि उसकी ओर करुण दृष्टि से देखती है। गौरस कैसा लगा बेटे? अश्वत्थामा, बहुत अच्छा था माँ। द्रोणाचार्य, कहाँ जा रहा है? अश्वत्थामा, उस क्षत्रिय कुमार के पास, उसे जाकर बताता हूँ कि हमारे यहाँ भी गौरस है। घमंडी कहीं का, आपको दरिद्री भीख मंगा ब्राह्मण कह रहा था। उछलता हुआ जाता है। कुछ क्षणों तक बेचैन अंतराल। कृपि, हाँ बताओ, द्रुपद ने क्या कहा? इतने दिनों तक तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ होगा ना? द्रोणाचार्य, पात्र मुझे दो। पात्र ले लेता, देखता है। कृपि, क्या क्या दिया? 100 से कम गाय क्या दी होंगी? द्रोणाचार्य, 100 क्यों, 1000 दी हैं। कृपि, 2 और मुद्राएं कितनी दी हैं? ऐसे ही थोड़ी विदा कर दी जाएं तो। कहती थी ना, अकड़ छोड़ दो, मानते कहाँ थे? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा को तुमने क्या पिलाया? कृपि, दूध। और क्या? द्रोणाचार्य, क्या इस पात्र में दूध था? झूठ क्यों बोलती हो? कृपि, अब जाने भी दो। हाँ तो द्रुपद ने क्या कहा? तुम्हारा स्वागत किस प्रकार किया? राज्यसभा बुलाई होगी तुम्हारा सम्मान में। द्रोणाचार्य, इस पात्र में क्या था? कृपि, द्रुपद ने क्या कहा, क्या दिया? द्रोणाचार्य, इस पात्र में क्या था? कृपि, सुन सकोगे? द्रोणाचार्य, द्रुपद के यहाँ आने से के बाद अब कोई बात भारी नहीं पड़ेगी। कृपि, इस बर्तन में दूध के नाम पर आटे का घोल था। द्रोणाचार्य, उस छोटे से बच्चे के साथ कपट करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? कृपि, शर्म करती तो अब तक सिर पटक पटक कर मर गया होता। द्रोणाचार्य, लेकिन आटे का घोल पी कैसे लिया? कृपि, पीता नहीं तो कहाँ जाता? आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद। दूध के नाम पर जहर दे देती तो भी पी लेता। द्रोणाचार्य, क्या सचमुच दूध नहीं पिया उसने कभी? कृपि, इस बात पर अब दृष्टि पड़ी तुम्हारी? मैं कहती तो विश्वास करते तुम। मुझे झगड़ालू स्वभाव, दरिद्री कहकर कोसते रहते हो। द्रोणाचार्य, मुझे अभी विश्वास नहीं होता। कृपि, विश्वास क्यों होगा? कभी आपने लड़के की हड्डियां गिनी है? भीख मंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा। मुझसे पूछे कैसे जुटाती हूँ 2 जून की रोटी? द्रोणाचार्य, इतना नारकीय जीवन है? कृपि, नरक बनाया किसने, मैंने या तुमने? बोलते क्यों नहीं? कहाँ मर गई अकड़ तुम्हारी? होंगे बड़े आचार्य, लेकिन उससे अन्न नहीं आता, कपड़े नहीं आते। द्रोणाचार्य, तुम कहना क्या चाहती हो? कृपि, वही जो तुम्हारे द्रुपद के यहाँ भेजते समय कहा गया था। द्रोणाचार्य, पर द्रुपद ने क्या किया जानती हो? कृपि, उसने तुम्हें जरूर कुछ न कुछ दिया होगा। द्रोणाचार्य, दी ना, जमकर एक लात दी मेरे माथे पर, नौकरों से धक्के मार कर निकलवा दिया मुझे। कृपि, हाँ हो नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य, क्या झूठ बोल रहा हूँ? उस अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकोगी तुम। मेरा अपमान मेरे पिता का अपमान है। कृपि, ऐसा क्या कह दिया उसने? द्रोणाचार्य, उसने मुझे घमंडी कहा, अकड़ू कहा, दरिद्री कहा। कृपि, तो गलत क्या कहा? द्रोणाचार्य, उसने मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा। उसका एक एक शब्द बर्छी की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा है। कृपि, इस अपमान की नौबत आई ही क्यों, आने क्यों दी तुमने? द्रोणाचार्य, मैंने? कृपि, और किसने? मैंने तुम्हें ज़रूर अकड़ दिखाई होगी, तुमने ज़रूर अकड़ दिखाई होगी अपनी विद्वता और आचार्यत्व की। उसे लंबा भाषण दिया होगा। द्रोणाचार्य, नहीं कृपि, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। जीवन की इतनी समर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से, इसके बाद भी अपमान। कृपि, मेरा रोम रोम जल रहा है। इच्छा तो होती है कि एक ही बाण से उसका सिर छेद कर रख दूं। कृपि, ले चुके बदला तुम। अपने इकलौते बेटे के लिए जो दूध की बूंद नहीं जुटा सकता, उसके मुंह के बदले की भाषा बचालता लगती है। द्रोणाचार्य, तुम मेरी शक्ति नहीं जानती। कृपि, तो और कौन जानता है? द्रोणाचार्य, मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। कृपि, लेकिन पढ़ाओगे किसे? है कोई विद्यार्थी? राजसत्ता को यूं ही नहीं उल्टा जा सकता है। द्रोणाचार्य, तुम कहना क्या चाहती हो? कृपि, मैं कहाँ कहती हूँ, अपमान का घूंट पियो, द्रुपद से बदला जरूर लो, पर उतावली मैं नहीं, योजना बनाओ, उसका नाश उसकी जाति के लोगों से कराओ। बाहर कोलाहल, रथ रुकने की आवाज़, घोड़ों की हिनहिनाहट। द्रोणाचार्य, देखो तो कौन है? कृपि, कोई राजपुरुष लगता है। द्रोणाचार्य, हाँ, अरे ये तो भीष्म आ रहे हैं।
कृपि भीष्म और अपने यहाँ पर? द्रोणाचार्य आश्चर्य है। कृपि देखो कैसा संयोग है, तुमसे सत्ता के जुटने के लिए कह रही थी, सत्ता स्वयं चली आ रही है। विवेक से काम लो, हो सकता है तुम्हारा संकल्प यहाँ पर आ जाए। भीष्म का प्रवेश द्रोण को झुककर प्रणाम करता है। द्रोणाचार्य आप यहाँ? भीष्म क्या आप जैसे आचार्य के दर्शनों का लाभ ना लूं? द्रोणाचार्य फिर भी भीष्म आचार्य द्रोण, आज तक आपकी धनुर्विद्या के बारे में सुना ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा, धन्य है आप। कृपि ऐसा क्या देख लिया आपने? भीष्म धनुर्धारी का एक ऐसा चमत्कार जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कृपि कैसा चमत्कार? भीष्म बाणों की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरी गेंद बाहर निकाल दी। पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब घटना की जानकारी दी तो वो बहुत प्रभावित हुआ। एक मिनट, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। द्रोणाचार्य लेकिन ये तो बहुत साधारण सी बात है। भीष्म मैं इस चमत्कार से बहुत अभिभूत हूँ आचार्य। द्रोणाचार्य आप चाहते क्या हैं? भीष्म यही कि आप चलकर राजपुरुषों का आचार्य पद ग्रहण कर लें। द्रोणाचार्य मैं और राजकुमारों का आचार्य? भीष्म इसमें आपत्ति क्या है? द्रोणाचार्य मुझे थोड़ा विचार कर लेने दीजिए। कृपि ये तो शालीनता के कारण ऐसा कह रहे हैं, इन्हें आपकी बात स्वीकार है। भीष्म तो मैं निश्चित हुआ आचार्य, चलकर आपके स्वागत की व्यवस्था करूं। द्रोणाचार्य भीष्म लेकिन मैं? कृपि इसी बात पर मुझ पर छोड़िए, ये परसों यानी गुरु पूर्णिमा तक राजधानी ज़रूर पहुंच जाएंगे। भीष्म आपने अच्छी बात बताई, दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़कर अच्छा दिन क्या हो सकता है। तो आचार्य आपको लेने रथ आएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भीष्म जाने लगता है। द्रोण आगे बढ़कर कुछ कहना चाहता है परंतु कृपि उसे रोकती है। द्रोणाचार्य कृपि तुमने कुछ सोचने भी नहीं दिया। कृपि क्योंकि तुम सोचने के बाद हाँ नहीं कर पाते। द्रोणाचार्य लेकिन तुम इसका परिणाम जानती हो। कृपि जानती हूँ, अनाज और कपड़े की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी, कुछ सम्मान से रह सकेंगे, तुम द्रुपद से बदला भी ले सकोगे। द्रोणाचार्य हाँ द्रुपद से बदला? द्रुपद का नाश किए बिना मैं चैन से नहीं जी सकूंगा। कृपि अब तुम्हारे शिष्य होंगे इस देश के भावी शासक, अपनी सेना बनाकर तुम द्रुपद को तहस नहस कर सकोगे। द्रोणाचार्य हाँ जब मेरी नीयत यही है तो मैं क्या कर लूँगा। कृपि मैं तैयार हूँ। अर्जुन की आवाज़। फिर धीरे धीरे अंधकार होता है। कुछ क्षणों में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें करीब आती हैं। जंगल में कुछ लोगों के भागने की आहट होती है। अर्जुन की आवाज़ गुरुदेव अब वह देखिए कुत्ते भौंकने लगे, हिरणों का झुंड देखिए उस और। द्रोणाचार्य की आवाज़ सावधानी से निशाना साध अर्जुन, एक ही हिरण भागने ना पाए। अर्जुन की आवाज़ गुरुदेव हमारे शिकारी कुत्तों पर कहीं से बाण आ रहे हैं। द्रोणाचार्य की आवाज़ कौन हो सकता है? अर्जुन की आवाज़ जाने कौन है। गुरुदेव कुत्तों के भौंकना बंद हो गया, जैसे कोई बाण से उनका मुंह सी रहा है। द्रोणाचार्य की आवाज़ पर धनुर्धारी का इतना बड़ा चमत्कार करने वाला यहाँ कोई है? चलो आगे चलकर देखते हैं। जंगल में दौड़ने की आवाज़, हलचल, धीरे धीरे प्रकाश मंच के माध्यम पर फैलने लगता है। एकलव्य धनुष पर बाण ताने हैं। द्रोणाचार्य और अर्जुन आते हैं। द्रोणाचार्य कौन हो तुम? एकलव्य गुरुदेव आप? द्रोणाचार्य मुझे गुरुदेव क्यों कह रहे हो? एकलव्य आप मेरे गुरुदेव हैं इसलिए। द्रोणाचार्य लेकिन तुम्हें मैं पहली बार देख रहा हूँ। एकलव्य पहली बार नहीं गुरुदेव, दूसरी बार। द्रोणाचार्य झूठ बोलते हो। एकलव्य मैं भला क्यों झूठ बोलने लगा? क्या 10 वर्ष पहले मैं आपसे नहीं मिला था? मैं आपका शिष्य बनना चाहता था। ये आपने याद रखना, 10 साल पहले ये एकलव्य जो था इनका शिष्य बनना चाहता था, 10 साल पहले, है ना। मैंने साथ में हाईलाइट कर दिया, आप देख लेना एक बार। द्रोणाचार्य तब एकलव्य आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी थी। द्रोणाचार्य ठीक ही किया, शास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए है। एकलव्य लेकिन योग्यता और प्रतिभा? द्रोणाचार्य इन दोनों में से व्यवस्था बड़ी है। एकलव्य क्या ये सच है? द्रोणाचार्य हाँ व्यक्तित्व अनुभव भी यही कहता है। एकलव्य लेकिन जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं था। जन्म से पहले अपने माता पिता तय करने की सुविधा क्या प्रकृति भी देती है? द्रोणाचार्य लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या करूं? एकलव्य आप भीतर से इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं? द्रोणाचार्य जो अव्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास
करके ही जिया जा सकता है। पर तुमने इतनी विद्या सीख कहाँ से ली? इतनी विद्या तो मेरे इस प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती है। एकलव्य, ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव। द्रोणाचार्य, मुझे बेकार महत्व दे रहे हो। एकलव्य, नहीं गुरुदेव, मैंने आपको पुतला बनाया, उसके चरणों में बैठकर अभ्यास करता रहा। द्रोणाचार्य, गुरु के बिना भी इतना ज्ञान? तुम धन्य हो एकलव्य। अर्जुन, क्या ये संभव है गुरुदेव? द्रोणाचार्य, जो कुछ देख रहा हूँ झुठलाया कैसे जा सकता है? एकलव्य, आपके आशीर्वाद से मेरी विद्या कृतार्थ हुई। आपने इस बनवासी शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगी है। द्रोणाचार्य, लेकिन किस आधार से? मैंने तुम्हें दिया क्या है? एकलव्य, प्रेरणा। द्रोणाचार्य, ये याद रखना है ना, याद रख लेना। द्रोणाचार्य, ये तुम्हारी शालीनता है। एकलव्य, चाहे जो हो, मैं आपको गुरु मानता हूँ। अब मैंने सिद्ध कर दिया है कि मैं बहुत नालायक शिष्य नहीं हूँ। द्रोण विचार करता हुआ अर्जुन की ओर सार्थक नज़र से देखता है। धीरे धीरे उसका चेहरा कठोर होने लगता है। एकलव्य उसे चुप देखकर, क्या मेरी गुरु दक्षिणा भी स्वीकार नहीं? द्रोणाचार्य, क्यों नहीं, क्यों नहीं? अब तुम जिद करते हो तो, लेकिन तुम दे भी सकोगे? एकलव्य, आप मांगिए तो। द्रोणाचार्य, रहने दो, नहीं दे पाओगे। एकलव्य, क्यों नहीं दे पाऊंगा? पांडु या कौरवों का बेटा भले ना हूँ, आपका जो है वो धन्य धराज का पुत्र तो हूँ। कहेंगे तो उनका पूरा राज्य आपके चरणों में रख दूंगा। द्रोणाचार्य, धन नहीं चाहिए मुझे। तो द्रोणाचार्य, मेरी गुरु दक्षिणा तुम्हें बहुत दुख देगी। एकलव्य, प्राणों से तो अधिक कुछ नहीं लेगी। द्रोणाचार्य, तो सुनो, तुम्हारे गुरु दक्षिणा तो सुनो, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य, ये आपने क्या मांग लिया? अंगूठा देने के बाद मैं क्या रह जाऊंगा? आप आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं? देख देख कितना खराब। द्रोणाचार्य, फिर मांगने के लिए क्यों कहा? क्या चेतावनी नहीं दी थी मैंने? एकलव्य, गुरु दक्षिणा में तो मैं दूंगा ही आचार्य, लेकिन एक प्रश्न पूछूं? द्रोणाचार्य, कैसा प्रश्न? एकलव्य, क्या आप इस अर्जुन से कभी उसका दाहिना हाथ मांग सकेंगे? क्या आप भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? आप मांगेंगे भी तो नहीं मिलेगी, तब आपने मुझसे ही अंगूठा क्यों मांगा? क्या आप अपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे? द्रोणाचार्य, तो मत दो, मैं कोई दबाव थोड़ी ना डाल रहा हूँ। एकलव्य, वैसी बात नहीं है, गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा ही, पूजा की सामग्री लेकर अभी आया। एकलव्य तेजी से जाता है और कुछ देर तक अर्जुन और द्रोण खामोश। अर्जुन, गुरुदेव, आपकी ये क्रूरता समझ नहीं आई। द्रोणाचार्य, क्यों? अर्जुन, एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? द्रोणाचार्य, धर्म की व्यवस्था के लिए। जानते नहीं, शूद्र और वनवासियों को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अर्जुन, लेकिन आपने शिक्षा दी कहाँ है? आपको गुरु दक्षिणा देना भी क्या अपराध हो गया है? द्रोणाचार्य, एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो? धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। शक्तिशाली होने के बाद ही क्षत्रियों से स्पर्धा कर सकेंगे और परिणाम होगा वर्ण आश्रम धर्म पर संकट। उसका अंगूठा छीनकर मैं इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, समझे? अर्जुन, पर यह अन्याय है गुरुदेव। देखा नहीं उसकी आंखों में क्षत्रियों के लिए कितनी घृणा थी? आपने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दिया। द्रोणाचार्य, हाँ, कुचल दिया। उसने मेरे अहंकार को चुनौती क्यों दी? अर्जुन, कैसी चुनौती? द्रोणाचार्य, वे सिद्ध करना चाहता था कि वे मेरी सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसेगा। अर्जुन, इतिहास तो कल भी हंसेगा आप पर। जब भी प्रतिभा को